So dear students, I have come with a very good topic, real numbers. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप सॉल्यूशंस को आसानी से कर सकोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर होता क्या है। तो सभी प्रकार के नंबर्स, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या आप कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। थर्ड पूर्णांक, इंटीजर्स। अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्योंकि इन सब चीजों को मैंने क्लास नाइन्थ वाले वीडियो में इस लेक्चर को कंप्लीट कर दिया था। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के अंतर्गत जो चीजें आती हैं। नेचुरल नंबर और पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बीच में आती हैं। तो आप पढ़ोगे सबसे पहले कि सम संख्याएं, और विषम संख्याएं। और तीसरा होता है अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, और ये है प्राइम नंबर। तो चूंकि ये क्लास नाइन्थ में इन चीजों को पढ़ा दिया था, बट एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि वे सारे नंबर्स, गिनती की सारी संख्याएं, जैसे आप स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर गिनती की संख्याओं में हम जीरो ऐड कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 ले जाते हैं, तो इसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्णांक की बात करें तो इसमें हम चूंकि 1 1 2 3 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसके साथ अगर निगेटिव नंबर्स भी मिल जाए और जीरो भी हो इसके साथ, तो ये होता है हमारा पूर्णांक। अब परिमेय संख्याएं की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q क्या होना नहीं चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होंगी, यानी जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में दर्शा नहीं सकते हैं, वो अपरिमेय हो गई। तो इन सब के आगे अब आते हैं हम सम संख्याएं पे और विषम संख्याओं पे। और थर्ड वन हमारा है अभाज्य संख्या। तो सम संख्या के बारे में बात करेंगे, वे सारी संख्याएं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं।
यानी वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं, तथा वे सारी संख्याएं जैसे जैसे में आप इसको देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 20, 30, 60 और जो भी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं सम संख्याएं होती हैं। नंबर 2 हमारा होता है विषम संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, यानी 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य मतलब उसमें 2 से भाग लग जाए। तो वे सारी संख्याएं ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है कि वे सारी संख्याएं जो स्वयं से कटे यानी स्वयं से विभाज्य हो, या 1 से या 1 से विभाज्य हो। तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं करते हैं। चलिए अब कुछ और चीजें जानते हैं कि सम संख्याओं अभाज्य संख्याएं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ओके, विषम संख्या में आप जानते हो कि सबसे छोटी संख्या 1 होती है। सम संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 होती है, या आप 0 भी कभी कभी ले सकते हो। चूंकि ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है तो 0 हम लीव कर देते हैं। ओके, तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई अभाज्य संख्या 2। इसके बाद आता है 3, 5, 7। अब देखिए 2 हो गया हमारा, बट 3 हो गया, 5 हो गया। ये सारी संख्याएं दूसरे किसी संख्या से नहीं कटती हैं। ये सारी संख्याएं या तो स्वयं से कटती हैं, यानी हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तभी कटेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तभी कटेगा, या हम 1 से डिवाइड करें। 1 से 2 बार में चला आएगा, 3 बार में 3 चला आएगा, 5 बार में 5 चला जाएगा, 7 बार में 7 चला जाएगा। बट आगे ही अगर ऐसे बढ़ते जाएं तो क्या 9 के बारे में देखिए, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो यह क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये सारी जानकारियां मिली। अब आप आगे बढ़ेंगे। तो डिवीजन पे चलते हैं। तो डिवीजन आप लोग जानते हो कि अगर हमको भाग देना है किसी भी संख्या में तो हमको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट तो भाज्य, भाजक, यानी भाग देने वाला भाजक, जिसमें भाग लगाया जा रहा है वो भाज्य, जो प्राप्त हुआ वो भागफल, और जो शेष बचा वो आप जानते हो कि शेषफल हो गया। अगर इसमें इंग्लिश में बात करें तो ये हो गया डिवाइडेंट, डिवाइजर और क्वोशंट। और रिमाइंडर। इन सब चीजों की आवश्यकता हमको एक प्रमेय पढ़ने में पड़ा, और वो थ्योरम क्या था, यूक्लिड थ्योरम था। यूक्लिड ने इसको दिया था, इसलिए इसको हम यूक्लिड प्रमेयिका बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
तो इन विधियों से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ज्यादातर अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो इस विधि का यूज करते हैं हम लोग। तो अगर हम एचसीएफ ज्ञात करना है किसी भी संख्या का, जैसे आप ले लो 45 और 50 और 60, इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर आप इसमें आ जाओ फिर से, तो इसको हम बोलते हैं ए बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। भाजक, भागफल और शेषफल। अब इसमें हम इसका यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीजिए 45 इज लेस देन 50, तो इन दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। आप जानते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 0 भी एडेड है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये 50 है, तो हम लिखेंगे कि 50 को भाज्य तथा 45 को भाजक लेकर यूक्लिड प्रमेयिका यानी उपरोक्त प्रमेयिका ये लगाएंगे। यूक्लिड प्रमेयिका से आपको प्राप्त होगा कि 45, 50 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चूंकि 45 क्या है, 50 से लेस है, तो हम लिखेंगे 50 को भाज्य तथा 45 को भाजक लेकर यूक्लिड प्रमेयिका से 50 इक्वल्स टू 45 इंटू 1 प्लस 5। 45 में 1 का गुणा करेंगे तो 45 और धन 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि हमारा क्या है, ये 5 रिमाइंडर यानी r जो है, r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम फिर इसका प्रमेयिका यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब हम नया भाज्य कौन सा लेंगे, 45। नया भाज्य 45 तथा नया भाजक 5 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 45 इक्वल्स 5 इंटू क्या, तो 5 9 जा 45 प्लस 0। अब यहाँ हमको शेषफल क्या मिला, सिंस, यानी चूंकि r इक्वल्स टू 0, देन हमारा ये 5 क्या हो गया, HCF हो गया। यानी अभी हमको 60 में भी डिवाइड अप करेंगे, किस चीज से, तो 5 से। अब हम क्या करेंगे, अब नया भाजक 60 को लेकर 60 तथा नया भाज्य 60 तथा नया भाजक 5 को लेकर उपरोक्त प्रमेयिका से चलिए, तो 60 इक्वल्स हो गया 5 इंटू 12 प्लस 0। ओके, देन 5 हमारा क्या हो गया, सिंस r इक्वल्स टू 0, देन
हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बिकम्स 5। इस तरह से यूक्लिड प्रमेय का उपयोग आप विभिन्न क्वेश्चंस पे कर सकते हो। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आएगा आपको, तब तक आपको इस क्रम को दोहराना है। अब आते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पे। तो क्वेश्चन एक बनता है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम की जगह पे सम हो जाएगा। सम लिख दिया जाए और 4q की जगह पे 4q+1 की जगह पे 4q और 4q+3 की जगह पे 4q+2 के रूप का होता है। बस इतनी सी चेंजिंग होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दर्शाइए कि कोई भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक, या इस सम विषम को हटा दीजिए, धनात्मक पूर्णांक, तो आप बोलोगे कि 4q, 4q+1, 4q+2 और 4q+3 के रूप का होता है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन हम देखते हैं, क्यों ऐसा होता है और कैसे होता है ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन ये समझना है कि पूर्णांक होता क्या है। और ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि पूर्णांक जो है सभी पॉजिटिव नंबर्स या निगेटिव नंबर्स, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि धनात्मक विषम, अब धनात्मक है तो यानी पॉजिटिव है, तो हम क्या कर लेंगे, माना यूक्लिड प्रमेय से b बराबर 4। ओके, माना b बराबर 4, आप डायरेक्ट यहां से लिखिए और यूक्लिड प्रमेय का आपने रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि a = bq+r, ये हमारा यूक्लिड प्रमेय का होता है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि a बराबर 4q+r। अब r देखिए, r डिपेंड करता है b के वैल्यू पे, तो b की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, तो r होता है क्या कि r 0 के बराबर होता है या बड़ा होता है। r क्या है, r ग्रेटर देन 0, r = 0, यानी 0 भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बट लेस देन b, यानी b के बराबर नहीं हो सकता है, b से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे b कितना है, r क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो अगर इतना है तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता है। 4 नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि r जो है वह 4 से छोटा है, न कि उसके बराबर है। ओके, यहाँ पे 0 के बराबर है, यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये 0 के बराबर है, बट यहाँ p के बराबर नहीं है। तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? अतः आप निम्न समीकरण इक्वेशंस प्राप्त करेंगे। a इक्वल्स टू 4q प्लस 0 r4 दूसरा आपको प्राप्त होगा a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। ये 4 इक्वेशंस आपको जब r की वैल्यू आप पुट करोगे तो प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान दोगे कि 4q और 4q प्लस 2, इनमें आप क्या कॉमन देख रहे हो कि a इक्वल्स टू 4q है और a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 है। इन दोनों में आप क्या कर सकते हो कि 2 कॉमन 4q प्लस 2q प्लस 1 एक हो गया, और इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 2q। अब देखिए 2, अगर हम इसको 2 से डिविजिबल करें तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यह सम है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या हो गया? सम होगा। बट इसकी बात करें तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, देखिए 4q तो डिविजिबल है 2 से, बट 1 डिविजिबल नहीं है। उसी तरह a इक्वल्स टू 4q प्लस 3, 4q तो 2 से डिविजिबल है बट 3 डिविजिबल नहीं है, यानी 3 में हम डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसमें रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आपने ये डेफिनेशन पढ़ा था कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से डिविजिबल नहीं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं, यानी 2 से डिविजिबल ना हो तो वो विषम हो गई, और 2 से डिविजिबल है तो वो सम हो जाएगी। तो अब आप इसी तरह अंदाजा लगा सकते हो कि ये दोनों क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? विषम। और ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सम। तो चलिए अब आप सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। लिखेंगे चूंकि 4q तथा 4q प्लस 2 ये क्या है? ये 2 से विभाज्य हैं, अतः ये क्या हो जाएंगे? अतः ये सम ये धनात्मक सम पूर्णांक होंगे, धनात्मक सम पूर्णांक हैं, जबकि आप देख रहे हो कि 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 क्या है? ये 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। तो आप सिंपली कह सकते हो कि तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या किस रूप में होती है?
4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होती है। चलिए, अगर यही पूछता है कि चलिए बताइए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम संख्या जो सम पूर्णांक होता है वह 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है, तो आप सिंपली बस यहीं पे चेंज कीजिएगा सम, और यहाँ पे 4q हो जाएगा और ये 4q प्लस 2। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। अब अगले क्वेश्चन पे पर चलते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन बनता है कि दर्शाइए कि किसी संख्या का वर्ग थ्री m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में आप एक संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या। जैसे आपने क्या किया, a लिख लिया और a इक्वल्स टू आपने मान लिया 3q। चलिए, तो a हो गया हमारा 3q, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू 3q स्क्वायर, या आप ऐसे कह सकते हो कि 9q स्क्वायर, और इसको हम फिर 3 इंटू 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हो कि a इक्वल्स टू हो गया 3q प्लस 1, और इसका स्क्वायर आप करोगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपको ये प्राप्त होगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 यानी 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। अब आप इसमें से क्या करोगे कि 3 कॉमन कर लोगे, 3q कॉमन हुआ तो आपको मिल जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। अब ये है क्या, बस 3 कॉमन कीजिए तो 3 स्क्वायर इंटू 2q। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या लिख लोगे कि 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m, तो आपको ये मिल जाएगा 3m। यानी कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग 3m के रूप का होता है, या आप दूसरा 3m प्लस 1 जहां m इक्वल्स टू हो गया आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो आप कह सकते हो कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस
1 के रूप का होता है। तो ये तो हमने ओवरव्यू दिया। अब आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? तो माना हमारे पास एक संख्या है, माना a बराबर 3q। ओके, या अब आप क्या लिख सकते हो, 3q प्लस r। चूंकि आपके पास क्या है कि r जो है वह 3 के वैल्यू पे डिपेंड करता है, जहां r इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। ओके, चलिए, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q, a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 1, और a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का 3q प्लस 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लेंगे, a इक्वल्स टू हो गया 3q। अब अतः हमें क्या प्राप्त होगा कि a स्क्वायर यानी वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा 3q का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, या a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब चूंकि m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, अतः a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। 1 नंबर। दूसरे पॉइंट में हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, a स्क्वायर a इक्वल्स टू, माना a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल्स टू आपको प्राप्त होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आप इसमें सिंपली लगाओगे a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का इक्वेशन लगाओगे तो आपको प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यू कैन से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको ये प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में आपको 3 कॉमन कर लेना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब आप क्या कर लोगे कि लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू आपको प्राप्त हो जाएगा 3m प्लस 1। अतः आप सिंपली कह सकते हो कि कोई भी धनात्मक किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः उपरोक्त समीकरण 1 तथा 2 से ज्ञात होता है कि किसी संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं।
नोट लिखेंगे आप एक क्वेश्चन पे कि यदि दो संख्याएं हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल अगर इन दोनों को गुणा करें तो यह इनके यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, एचसीएफ के। एचसीएफ यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इसको स्टैटिकली प्रूव भी कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास 2 है और 4 है। ओके, तो इन दोनों का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालिए, 2 4, तो 2 से 1 2, 2 से 1 1, तो हमारा एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। चलिए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ हमारा कितना है, 2 इंटू 2 से डिवाइड कीजिए 4 को, 2 2 जा 4, यानी एचसीएफ हमारा कितना हो गया, एचसीएफ इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए कि पहली संख्या तो हमारा 2 है, दूसरी संख्या 4, और इधर इसका एलसीएम कितना आया है 4, और एचसीएफ कितना आया है 2। गुणा कीजिए, 4 2 जा 8, और इधर भी हो गया 4 2 जा 8। यानी इससे प्रूव होता है, आप इससे ये प्रूव कर सकते हो। देखिए 8 और 8 आ गया, तो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से किया जाए तो उसके एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम और उसके दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चंस पेपर में। तो पहली बार हम बोलेंगे कि पहली संख्या का अगर वैल्यू पूछ रहा हो और दे दिया गया हो दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो आप सिंपली लिख रहा हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई दूसरी संख्या। सिंपली इसमें अगर आप ये बस जानते हो तो ये सब फॉर्मूला आप खुद निकाल सकते हो। बस हमने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड भी कर दिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें सिंपली आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे अगर बोल दिया 17/8, ओके, तो आप देख सकते हो कि इसमें हमको 8 मिल रहा है, जो क्या है 2 से डिविजिबल है, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। ओके, अब इसको शांत दशमलव में निरूपित कैसे करोगे आप,
2 है तो 1 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, जितने 2 हैं उतने हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और चूंकि नीचे किए हैं मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 5 जा 25, 5 जा 125, यानी 17 इंटू 125 बाई, ये हमारा क्या हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये भी हो गया 10, 1000। अब देखिए सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34 और 8 42, कैरी 4, 17 1 जा 17 और 4 21, 21 बाई 1000 इक्वल्स टू हो गया 2.125। अब चूंकि इससे पीछे नहीं जा रहा है तो ऐसे दशमलव निरूपण जो क्या हो जाए, एक निश्चित डिवाइड में एक निश्चित अंतराल के बाद रुक जाए, यानी उसके पूरी तरह से वो डिविजिबल हो जाए और वो रिपीट ना हो, तो उस ऐसे निरूपण को हम शांत दशमलव निरूपण करते हैं। और जैसे ही आप एक इक्वेशन ले लीजिए, 2 को डिवाइड कीजिए 3 से, यानी 2/3 कर लेते हैं, तो डिवाइड कीजिए 3 से, नहीं जाएगा तो 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 0, फिर 3 6 जा 18, 2 0, फिर 3 6 जा 18। अब ये क्रम जो है 6 6 6 6 लगातार चलता जाएगा, ये कभी डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे निरूपण जो डिविजिबल ही नहीं हो पाए और निरंतर चलता जाए, तो ऐसे निरूपण को हम अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। तो इन चीजों को आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको साथ सॉल्व करूंगा और कुछ और चीजें बताऊंगा कि शांत दशमलव निरूपण आसानी से कैसे कर लेंगे। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए रहे हैं, जैसे अगर 2 to the power m इंटू 2 to the 5 to the power n के रूप में दिया रहे, तो वो समझ लीजिए, अगर उसका बेसिक यानी उसका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब आप जानते हो कि p/q अगर कोई है तो उसको ऊपर वाले को बोलते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। चलिए हिंदी भी समझते हैं इसका, इसको बोलते हैं अंश और ये हमारा है हर। तो जब भी 2 और 5 के फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं उसको हम शांत दशमलव हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। और अगर इसमें 3 एडेड आ जाता है तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर 3 किसी अंक को डिवाइड कर देता है तो 2 और 5 मिलके उसको शांत निरूपण बना पाएंगे। अगर 3 जो है किसी अंक से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है तो वह उसको अशांत बना देगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए, निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस, अभाज्य गुणनखंड आप जानते हो, अभाज्य मतलब ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि वे उससे और ज्यादा छोटी न हो पाए। यानी 4 to 4 5 को हम कुछ इस क्रम में तोड़ेंगे कि या तो 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से नहीं, 11 से 13 से, ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं, यानी ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन क्रम में अगर हम तोड़ेंगे तो
इसी क्रम में हम उसको तोड़ेंगे कैसे। फर्स्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है 5, और 5 जो है वह केवल 5 से ही डिवाइड होगा। ओके, तो चलिए पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 to 6, 6 और 4 10 और 5 15। 15 3 से डिविजिबल है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर चेक करेंगे 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 5 11। डिविजिबल नहीं है 3 से। चलिए 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5 2 जा 15, 5 2 जा 10, 5 8 जा 15, 5 3 जा 2 8 3। चलिए अब ये किस अंक से डिविजिबल है, तो ये किसी अंक से डिविजिबल नहीं है। यह क्या है, तो अभाज्य संख्या है ये भी। तो इस संख्या को अगर हमको कन्वर्ट करना है अभाज्य गुणनखंड में, तो आप लिख सकते हो सिंपली 3 × 5 × 283। चलिए कुछ और 3125। चलिए इसको हल करते हैं। तो आप पहले क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। तो 5 से हो गया 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 से 125, 5 से 25 और फिर 5 5। तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 to the power 5। ओके, तो अब आते हैं परिमेय संख्याओं को दर्शाने में और अपरिमेय संख्याओं को। तो दर्शाइए कि एक क्वेश्चन बनता है कि दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें क्या होता है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर ये परिमेय भी होता है तो अगर हम p/q के रूप में तभी लिखते हैं कि जब वो क्या हो जाए। अब एक चीज संख्या देखिए 2/3, अब इनमें कोई कॉमन पॉइंट है, अगर होता तो अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है 3/3, तो 3 3 जा 1 कट जाता, डिविजिबल हो जाता, तो ये p/q के रूप में हट जा रहा है। बट अगर ये p/q के फॉर्म में है तो यह पूरी तरह से क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें अन्य कोई इसका गुणनखंड नहीं है जो इसको कॉमन पॉइंट को इसको स्लाइड कर सके यानी कर सके। तो अब इसको हम सॉल्यूशन लेने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि √2 को हमने मान लिया, माना क्या है वो, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो आप जानते हो कि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q इक्वल्स टू हो गया √2। अब आप सिंपली क्या कर लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे।
क्या प्राप्त हुआ आपको, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2। और आप क्या कर सकते हो कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2q स्क्वायर। अब देखिए जो 2 है वह क्या करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो सिंपल सी बात है कि 2 जो है वह p को भी विभाजित करेगा। चलिए अब लेट क्या मानते हैं, लेट 2q बराबर q इक्वल्स टू नहीं बल्कि p इक्वल्स टू आप मान लीजिए क्या 2m। p इक्वल्स टू 2m हो गया तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर। चलिए ये इक्वेशन 1 और ये 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलिए 4m स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2q स्क्वायर, 2 से ये 2 बार में डिविजिबल हो गया तो हमें प्राप्त हुआ और 2m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2 है वह इधर अगर हम स्लाइड करें तो वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी अब 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो सिंपल सी बात है कि 2 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए तो ये जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, ये जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, और हमारा ये फॉर्म क्या है p बाई क्यू। और p बाई क्यू कहता है कि अगर p बाई क्यू के रूप में है तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा तभी तो दोनों आपस में डिवाइड करेंगे। और चूंकि यह कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है तो यह इसका विरोध करता है कि क्या होना चाहिए कि कोई भी संख्या होती है जिसका परिमेय संख्या हो और उसमें कॉमन पॉइंट हो। तो परिमेय संख्या भी हो और कॉमन पॉइंट भी हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये अभी 2 हो गया, मान लीजिए ये 7 हो गया, तो ये दोनों अभाज्य रहेंगे। तो अभाज्य संख्याओं में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि p बाई क्यू में p तथा q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अतः उपरोक्त समीक्षा इस बात का विरोध उत्पन्न करती हैं उत्पन्न करती हैं कि
परिमेय संख्या के पास अभाज्य गुणनखंड होता है, या आप लिख सकते हो नहीं होता है। यानी अभाज्य गुणनखंड अगर होता तो यह पूरी तरह से ये जो विरोध है, ये जैसे ये 2 जो है वो q को भी डिवाइड नहीं करता और 2 q को विभाजित नहीं करता। चूंकि वह विभाजित कर रहा है, यानी वह इस बात का विरोध उत्पन्न कर रहा है कि परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो अब हम कह सकते हैं अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को सब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब इस चैप्टर के सारे कंटेंट्स और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लें।